बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेक्टम और एनल कैनाल की एनाटमी और रेडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और रेडियोलॉजिकल एनाटमी और कुछ फ्यू पैथोलॉजीज देखेंगे रेक्टम और एनल कैनाल की। ये जो है वो रेक्टम है। रेक्टम जो है वो कंटिन्यूएशन होती है सिग्मॉइड कॉलन की एट द लेवल ऑफ S3 वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। एंड रेक्टम बिकम्स एनल कैनाल एट द लेवल ऑफ द कॉक्सिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट BCQs जिसमें पूछा जाता है कि रेक्टम जो है वो किस लेवल पे स्टार्ट होती है, तो दिस इज S3 एंड NS starts at the level of the coccyx. रेक्टम इज ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जैसे ही ये रेक्टम जो है वो सेक्रम को फॉलो करती है, जैसे ही रेक्टम जो है वो सेक्रम को फॉलो करती है, वैसे ही पेरिटोनियम का रिलेशन भी बदल जाता है। रेक्टम को हम अपर 2/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। रेक्टम के मिकोजा को अपर 2/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो अपर 2/3 है उसमें पेरिटोनियम जो है एंटीरियरली और लेटरल वॉल्स के अलोंग होगी। मिडल 1/3 में पेरिटोनियम सिर्फ एंटीरियरली होगी, लेटरल वॉल्स के अलोंग नहीं होगी, और लोअर 1/3 पेरिटोनियम नहीं होगी। अब अच्छा, इसका बहुत सिग्निफिकेंस ये है कि जो ट्यूमर्स एंटीरियर 2/3 और मिडल 1/3 ऑफ द रेक्टम को इन्वॉल्व करेंगे, उनमें मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स पेरिटोनियम में भी आएंगे। पेरिटोनियम सीडलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन जो पेरिटोनियम जो रेक्टम का लोअर 1/3 पार्ट है उस पे पेरिटोनियम नहीं होती, तो वो जो है वो पेरिटोनियम में मेटास्टाइज भी नहीं कर सकता। पेरिटोनियल डिपॉजिट्स नहीं आ सकते लोअर 1/3 रेक्टल ट्यूमर्स में। इसीलिए जो अपर ट्यूमर्स हैं रेक्टल के, वहाँ पर जो है वो सर्जिकल अप्रोच लैप्रोटमी होगी, ओपन सर्जरी होगी वहाँ पर, जबकि लोअर 1/3 की अप्रोच जो है वो ट्रांसरेक्टल सर्जिकल अप्रोच होती है। उसको ट्रांसरेक्टल अप्रोच से भी रिसेक्ट कर सकते हैं लोअर 1/3 के रेक्टल ट्यूमर्स को। नेक्स्ट इज एनएस। एनएस जो है वो रेक्टम की कंटिन्यूएशन है एट द लेवल ऑफ कॉक्सिक्स, और ये थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड और एट राइट एंगल और फिर पीछे की तरफ आके बैकवर्ड आ जाती है। एनएस जो है उसमें दो तरह का म्यूकोजा होता है। एक जो है वो सबसे पहले सब स्क्वैमस सेल एपिथेलियम होती है, एंड द लोअर हैज क्यूटेनियस कोलमनर एपिथेलियम। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन बनता है, उसी लाइन को हम डेंटेट, पैक्टिनेट या हिल्टन व्हाइट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। हिल्टन व्हाइट लाइन, पैक्टिनेट लाइन और डेंटेट लाइन, ये म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन होता है एनल कैनाल का, ठीक है। यहाँ पर जो एनएस में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, उन लॉन्गिट्यूडनल को फोल्ड्स को कहते हैं एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी, एनल कैनाल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। अच्छा, रेक्टम में एक और चीज ये कि जब वो सेक्रम के रिलेशन को फॉलो कर रहा होता है तो एस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता है। एस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन में आने की वजह से इसमें कुछ लेटरल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा बन जाते हैं। उन लेटरल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा को हम कहते हैं वॉल्व ऑफ ऑस्टन। ये ऑलमोस्ट 3 होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, वॉल्व ऑफ ऑस्टन। इसके अलावा इसमें 3 लेयर्स लॉन्गिट्यूडनल मसल की होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगे, मस्कुलरिस म्यूकोजा, ये सारी लेयर्स हो जाएंगी। कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी जो है वो आगे एनल कैनाल में आ जाएगा। एनल कैनाल में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है और एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रखता है, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल रखता है, ठीक है, दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन। नेक्स्ट इज द आर्टेरियल सप्लाई of the rectum. Arterial supply upper part की rectum के upper 2/3 part की is from the superior rectal artery, which is the branch of inferior mesenteric artery, and inferior mesenteric artery is automatically the branch of aorta.
Middle one third of the rectum is supplied by the middle rectal artery, which is the branch of internal iliac artery, and lower one third of the rectum is supplied by the inferior rectal artery, which is the branch of the internal pudendal artery, and internal pudendal artery is again the branch of internal iliac artery. वेनस ड्रेनेज वही उन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ जो वेन्स होती हैं वही अकम्पनी कर रही होती हैं. सुपीरियर रेक्टल वेन हो गई, मिडल रेक्टल वेन हो गई और फिर इंफीरियर रेक्टल वेन हो गई. ठीक है. नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज. लिम्फेटिक ड्रेनेज रेक्टम की जो है वो अगेन इंटरनल आइलेट लिम्फ नोड्स के अलोंग होगी या फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के अलोंग होगी और वो देन ऑटोमेटिकली दे ड्रेन इनटू द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स. तो ग्रोसली स्पीकिंग ये पैरायोटिक लिम्फ नोड्स इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप्स ऑफ rectum and its mucosas and its surrounding boundaries. This is very important in case if you are reporting ascity of the C rectal patient. This is a rectum और रेक्टम के बिल्कुल सराउंडिंग जो है वो पेरीरेक्टल फैट या मीजोरेक्टल फैट होती है. मीजोरेक्टल फैट के बाहर मीजोरेक्टल फेशिया या पेरीरेक्टल फेशिया होता है और यही मीजोरेक्टल फेशिया आगे प्रोस्ट्रेट के साथ कंटिन्यू करता है और वहां पर यही फेशिया मीजोरेक्टल फेशिया जो है वो प्रोस्ट्रेट के बाहर फेशिया ऑफ डी नोबुलर्स बन जाता है. ठीक है, फेशिया ऑफ डी नोबुलर्स बन जाता है और मीजोरेक्टल फेशिया के बाहर जो है वो पैरारेक्टल फैट होती है. ठीक है, पैरारेक्टल फैट होती है. वंस अगर एक दफा कोई भी हमें मेटास्टैटिक डिपॉजिट जो है वो मीजोरेक्टल फेशिया में मिल गया है या कोई लिम्फ नोड्स मिल गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द सीए रेक्टम या ट्यूमर ऑफ द रेक्टम हैज spread to the seminal vesicles and is in the metastatic stage and has metastatic spread to the seminal vesicles if the fat planes of the mesorectal fascia has lodged with the seminal vesicles. ठीक है, again these are metastatic lymph nodes which are present in the mesorectum. ठीक है, this is again rectal cancer. This is shown in the MR image, the rectal cancer. This is obturator internus muscle and this is ischial spine and these are levator and eye muscles and these are ischiorectal fat. Next is again the same explanation. Okay, the important concept of internal and external anal sphincter ये हमें MR में कहाँ पर और किस लेवल पर नजर आएंगे. MR में जहाँ पर bulbous spongiosис और पीनस का लेवल आ जाता है. ठीक है, MR में जहाँ पर भी bulbous spongiosис और पीनस का लेवल आ जाता है वहाँ पर जो है हमें पीनाइल शाफ्ट जहाँ नजर आ जाती है वहाँ पर हमें इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स नजर आएंगे. And this is the axial image of the MR. ठीक है, जिसमें ये एनल कैनाल दिखाई हुई है और उसके बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनली इंटरनल स्फिंक्टर दिखाया हुआ है. लैटरली सैक्रम के बाहर सैक्रम और एनल के दरमियान जो है वो हमारे पास इस्चियोएनल फोसा होता है. इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ पेरिएनल फिस्टुलास और पेरिएनल एब्सेसिस. ठीक है, तो नेक्स्ट इमेज में हमें जहाँ ब्लैडर का लेवल है, जहाँ पर लिवेटर एंड आई मसल्स थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास सुप्रालिवेटर स्पेस दिखाई गई है. ठीक है, जब भी हमने कोई भी फिस्टुला की रिपोर्टिंग करनी है, MR फिस्टुलोग्राम हमारे पास आते हैं अगर पेशेंट्स की रिपोर्ट करने के लिए, तो हमने सबसे पहले जहाँ पर भी फिस्टुला बना होगा उसके लिए हमें टर्म यूज करनी है. देयर इज ए लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट नोटेड ब्रीचिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ऑफ द एनल कैनाल. ठीक है, एंड एन एब्सेस नोटेड विद इन द इस्चियोएनल फोसा. ठीक है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे. एंड इफ इट इज हैज डजंट स्प्रेड टू द सुप्रालिवेटर स्पेट देन वी हैव टू मेंशन कि सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन इज नॉट नोटेड या इज नोटेड. ठीक है, दिस सेंटेंस शुड बी मेंशन कि ये फिस्टुला यहीं पर खत्म हो गया, इसके ऊपर इसने एक्सटेंड नहीं किया. ठीक है, और फिर हम इसकी मेजरमेंट भी देंगे फ्रॉम दी स्किन.
Again, this is the prostate, this is obturator fascia, denovular fascia, which is the extension of the mesorectal fascia around the prostate. This is rectum and this is the presacral fascia. और एक होती है presacral space, sacrum और rectum के दरमियान जितनी स्पेस होती है उसको कहते हैं presacral space. सेक्रम और रेक्टम के दरमियान जो है उस स्पेस को कहते हैं प्री-सेक्टल स्पेस. ये नॉर्मली जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है या 0.5 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है. और ये कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें प्री-सेक्टल स्पेस इंक्रीज हो जाती है. प्री-सेक्टल स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट 5 डिजीजेज में इंक्रीज हो जाती है. आज आप याद करके उठिएगा. नंबर 1 इज कॉर्डोमा, नंबर 2 इज टेराटोमा, नंबर 3 इज न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, नंबर 4 इज रेक्टल ट्यूमर्स, नंबर 5 इज आईबीडी. प्री-सेक्टल स्पेस नॉर्मली लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर ये 5 डिजीजेस आए तो ये प्री-सेक्टल स्पेस बढ़ जाती है. वो 5 डिजीजेस कौन सी हैं? कॉर्डोमा, टेराटोमा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, रेक्टल ट्यूमर्स और आईबीडी. दिस इज द स्टडी व्हिच इज नोन एज लिम्फ एंजियोग्राम. लिम्फ एंजियोग्राम ये अभी भी कुछ सेटअप्स में जहाँ पर रेडियोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है वहाँ पर होती है लिम्फ एंजियोग्राफी या लिम्फ एंजियोग्राम इसको कहते हैं. इसमें जो हमारे पास स्पेशल लिम्फ नोड है उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और आगे जो है जहाँ जहाँ जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है पेटेंट हुआ हो या जहाँ से उसको मिल रहा हो लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो सारा का सारा सिस्टम जो है हमारे पास पेटेंट हो जाता है. इसको कहते हैं लिम्फ एंजियोग्राफी. लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हैं वो सिटी से रिप्लेस हो चुकी हैं. Next is nerve supply of the rectum and anal canal. Again, the nerve supply of the rectum and anal canal is the pre and parasympathetic supply by the inferior hypogastric plexus. एक broad terminology हम use